कुछ स्वादिष्ट है बनाना तो playrecipes.com पे जरूर है आना। जादुई पतीला। बहुत समय पहले की बात है। सुंदरपुर नाम के गांव में हरिया नाम का मजदूर रहा करता था। वो बहुत गरीब था। वो दिन भर मजदूरी किया करता था। उसको इतनी मजदूरी करने के बावजूद भी ज़्यादा मजदूरी नहीं मिलती थी। एक दिन की बात है, वो एक सेठ के खेत में खुदाई कर रहा था। खुदाई करते करते उसकी कुदाल एक चीज पर पड़ी। उसे लगा कि जमीन के अंदर कोई बहुत कीमती चीज है। उसने उस जगह खोदना शुरू कर दिया। बहुत समय खुदाई के बाद एक बहुत बड़ा पतीला जमीन में से निकला। पतीला इतना बड़ा था कि जिसमें एक साथ 100 लोगों का खाना बन सकता था। वो बहुत उदास हो गया। उसने सोचा कि इतनी सारी मेहनत करने पर भी एक पतीला निकला। मेरे घर में तो सिर्फ मैं अकेला रहता हूँ, तो मैं इस बड़े पतीले का क्या करूँगा। हरिया खुदाई की वजह से बहुत ज्यादा थक गया था, इसीलिए वो एक पेड़ के नीचे आराम करने लगा। उस समय उसकी कुदाल उस पतीले में गिर गई। जब वो आराम कर उठा तो उस पतीले में बहुत सारी कुदाल थी। वो ये सब देखकर चौंक गया। उसने आसपास देखा तो उसे कोई न दिखा। उसने सारी कुदालें गिनी। उस पतीले में 100 कुदालें थी। उसको लगा कि ये कोई मामूली पतीला नहीं है, जरूर ये कोई जादुई पतीला है। वो पतीला जादुई है कि नहीं, इसके लिए उसने उसमें एक कुदाल को पतीले में डाली। वह एक कुदाल थोड़ी ही क्षणों में 100 कुदालों में बदल गई। वो ये सब देखकर बहुत खुश हो गया। हरिया उस पतीले को लेकर अपने घर गया और उसमें कुदालों को 100 गुनी करने लगा। उसने खेत में मजदूरी करना छोड़ दिया। हरिया कुदालों को बेचकर धन कमाने लगा। अब हरिया धन को 100 गुना करने लगा और 100 गुने धन को फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते हरिया अब बहुत अमीर बन गया था। ये सारी बात उस सेठ को पता चली। सेठ एक दिन हरिया के घर गया। हरिया बहुत धनवान हो गया था। सेठ ने हरिया से अपना पतीला वापस मांगा और कहा कि ये पतीला मेरे खेत में निकला है, इसलिए ये पतीला मेरा है। लेकिन ये काम करते वक्त मुझे मिला है, इसलिए ये मेरा पतीला है। पर आखिर में हरिया को वो पतीला सेठ को देना पड़ा। पतीला चले जाने पर भी हरिया उदास नहीं था, क्योंकि हरिया ने सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारा धन है, जिससे मैं बिना कुछ करे ऐश्वर्य भरी जिंदगी जी सकता हूँ। सेठ उस पतीले को अपने घर ले गया और उसमें उसके घर के सारे कीमती सोने के जेवरात और आभूषण सबको पतीले में डालकर 100 गुना करने लगा। 100 गुना सोने, जेवरात और आभूषण को वो फिर से 100 गुना करने लगा। ऐसा करते करते वो पूरे गांव का ही नहीं, परंतु पूरे देश का सबसे अमीर सेठ बन गया। ये सारी बात उस नगर के राजा को पता चली। राजा अपने सैनिक को लेकर उस सेठ के घर पहुंचा। राजा ने उससे कहा कि इस नगर की हर वो चीज पर राजा का यानी मेरा अधिकार है, इसलिए ये जादुई पतीला भी राज्य के कोष में जाएगा। ऐसा कहकर राजा ने सेठ को धक्का दिया और पतीले को लेकर राजा चला गया। राजा उन दोनों से बहुत ज्यादा लालची था। उसने अपना सारा खजाना 100 गुना कर दिया और उस 100 गुने खजाने को भी और 100 गुना कर दिया। ऐसा करके वो दुनिया का सबसे अमीर राजा बन गया। एक दिन राजा उस पतीले के पास आया और सोचने लगा, इस पतीले में जरूर कुछ होगा जो इसको जादुई बनाता है, क्योंकि ये पतीला दिखने में तो एक बहुत साधारण सा है। इसीलिए राजा उस पतीले के अंदर गया। तभी उस पतीले में उस राजा के हमशक्ल राजा आने लगे। धीरे धीरे करके उस पतीले में से 100 राजा निकले। राजा अपने हमशक्ल को देखकर घबरा गया और अपने आप को मारने लगा और कहने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने अपने आप को ही 100 गुना कर दिया। वो 100 राजा भी अपने आप को राजा बताने लगे। वहाँ मौजूद जो सही में उस नगर का राजा था, उसने कहा, मैं इस नगर का राजा हूँ, तुम तो सिर्फ मेरे हमशक्ल हो, इसलिए तुम लोग चले जाओ। पर उनमें से कोई भी ना माना। ये बात बहुत बढ़ गई। बात इतनी बढ़ गई कि सभी राजा बनने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे और अंत में उस नगर का राजा और उसके 100 हमशक्ल इस लड़ाई में मारे गए। देखा दोस्तों, ज्यादा लालच का परिणाम बहुत विनाशकारी होता है, इसीलिए हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। जमशेदपुर नाम के गांव में रफीक अपना मटन का दुकान चलाता था। रफीक अपनी माँ के साथ रहा करता था। उसकी माँ का नाम था शबाना। शबाना घर के सारे काम किया करती थी। रफीक अपने माँ की बहुत देखभाल किया करता था। उसकी ये देखभाल देख शबाना उससे कहा करती थी, अरे रफीक, मेरी इतनी चिंता मत करो, अपने धंधे पर ध्यान दो।
माँ, मैं धंधे पर अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ, तुम चिंता मत करो, खुद का थोड़ा ख्याल रखा करो। हाँ बेटे, मैं अपना ख्याल रख लूँगी। चलो माँ, मैं दुकान जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरत पड़े तो फ़ोन कर लेना। हाँ बेटा। ऐसा कहकर रफ़ीक अपने दुकान पर चला जाता है। उसकी दुकान में हर रोज़ बहुत ग्राहक आया करते थे। उसका मटन ताज़ा होने के कारण जल्द ही ख़त्म हो जाया करता था। सारे गांव के लोग उससे ही मटन लिया करते थे, इसीलिए रफ़ीक का धंधा अच्छी तरह से चल रहा था। एक दिन उसकी दुकान पर एक होटल मालिक सुंदर सेठ आया और रफ़ीक से, अरे रफ़ीक, तुम्हारे यहाँ मटन बहुत अच्छा मिलता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ सेठ, मेरे दुकान में मटन बहुत ताज़ा होता है, चाहे तो आप देख लीजिए। क्या तुम मेरे होटल पे रोज़ 10 किलो मटन भिजवा दोगे? हाँ सेठ, बिल्कुल, मैं भिजवा दूंगा। ये लो तुम्हारा एडवांस और बाकी के पैसे तुम्हें महीने के बाद में मिलेंगे। जी सेठ, मैं कल ही भिजवा दूंगा। चलो मैं चलता हूँ। अब सुंदर सेठ जाने के बाद रफ़ीक अपना काम करने में व्यस्त हो गया। अब अगले दिन रफ़ीक सुबह 9 बजे ही सुंदर सेठ के होटल पर अपना 10 किलो मटन पहुंचा देता है और अपने काम करने चला जाता है। रफ़ीक की दुकान पर उसका दोस्त राहुल आता है। अरे रफ़ीक, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं अच्छा हूँ, तू बता, तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ। कैसे आना हुआ आज भाई इधर? अरे रफ़ीक, मुझे 1 किलो मटन दे दो जल्दी से। हाँ, अभी देता हूँ। ऐसा कहकर राहुल को रफ़ीक मटन दे देता है और राहुल वहाँ से चला जाता है। अब ऐसे ही 1 महीना बीत जाता है। रफ़ीक हर रोज़ सुंदर सेठ को 10 किलो मटन भिजवाता है। अब रफ़ीक अपने पैसे लेने के लिए वहाँ जाता है, तभी सुंदर सेठ, मेरा महीना पूरा हुआ है, मुझे पैसे चाहिए थे, मुझे ज़रूरत थी। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे, और कल से मेरे होटल पे मटन मत देना। क्यों सेठ, क्या हुआ है? कुछ नहीं, तुमसे ज़्यादा मटन मुझे कम दाम में मिल रहा है, तो मैं उसी से मटन लूँगा। तुम आज से मटन मत देना। सेठ, आपने बताया था, इसलिए आज भी मैं आपके लिए 10 किलो मटन लेकर आया हूँ, मगर मुझे नहीं चाहिए, ले जाओ इसे। रफ़ीक अपना मुंह लटकाकर वहाँ से मटन का थैला उठाकर चला जाता है और अपने दुकान जाता है। वह दुकान में जाकर दिन भर अपना काम करता है, मगर उसका वह 10 किलो मटन नहीं बेचा जाता। तब वह सोच में डूब जाता है। मैं इतने सारे मटन का क्या करूँ? इतना फेंक भी तो नहीं दे सकता। मैं एक काम करता हूँ, माँ को इस मटन की बिरयानी बनाने को बोलता हूँ और अनाथ आश्रम के बच्चों में बांट देता हूँ। ऐसा मन में सोचकर रफ़ीक वह मटन का थैला उठाकर अपने घर चला जाता है और अपने माँ को बताता है। माँ, आज मेरे दुकान में बहुत सारा मटन बच गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसकी बिरयानी बना ले और अनाथ आश्रम के बच्चों में जाकर बांटे। हाँ चलेगा बेटा, मैं बिरयानी बनाती हूँ और तुम हाथ मुँह धो लो। हाँ माँ। अब शबाना बिरयानी बनाने के लिए चली जाती है और रफ़ीक तैयार होकर बाहर आ जाता है। तभी उसको बहुत अच्छी खुशबू आती है। वह अपनी माँ से, माँ, बिरयानी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, तुम जल्दी इसे पैक कर दो, मैं अनाथ आश्रम देकर आता हूँ। हाँ मेरे बेटे, मैं अब भी देती हूँ। ऐसा कहकर शबाना बड़े डिब्बे में बिरयानी डालकर रफ़ीक के पास दे देती है। अब रफ़ीक डिब्बा लेकर अनाथ आश्रम चला जाता है और अनाथ आश्रम के मैनेजर से मिलता है। मैंने ये बिरयानी बच्चों के लिए लाई थी, आप उन्हें दे देना। ठीक है रफ़ीक, तुम बिरयानी यहाँ रख दो, मैं शिवा के हाथों इसे भिजवा दूंगा, मुझे एक मीटिंग में जाना है। ठीक है मैनेजर साहब, आप जाओ, मैं बिरयानी बांटने में शिवा की मदद करता हूँ। हाँ चलेगा। ऐसा कहकर मैनेजर वहाँ से चले जाते हैं। उनके अनाथ आश्रम में एक बड़ा आदमी आता है। तभी मैनेजर उनसे, नमस्ते सिन्हा साहब, आइए ना। नमस्ते, चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा और मैनेजर एक रूम में चले जाते हैं। वह दोनों बातचीत कर ही रहे थे, तभी उस समय रफ़ीक शिवा के साथ बच्चों को बिरयानी बांटने लगता है। उस बिरयानी का सुगंध इतना अच्छा होता है कि सभी बिरयानी खाने के लिए टूट पड़ते हैं। तभी मैनेजर से, सिन्हा साहब, ये इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है, मुझे देखना है। साहब, आज अनाथालय में रफ़ीक ने बिरयानी लाई है, उसकी ही खुशबू है। चलो, मैं बिरयानी देखना चाहता हूँ, मुझे भी देखना है। जी चलिए। ऐसा कहकर सिन्हा साहब रफ़ीक के पास चले जाते हैं और रफ़ीक से, रफ़ीक, क्या ये बिरयानी में थोड़ी चख सकता हूँ? लीजिए ना साहब, इसमें क्या पूछना है। वाह, इसकी टेस्ट तो बहुत ही अच्छी है। क्या तुम हमेशा ऐसी बिरयानी बनाते हो? मैं हमेशा नहीं बनाता साहब, आज मेरे दुकान में 10 किलो मटन बच गया था, तो मेरी माँ ने इसकी बिरयानी बना दी और मैं अनाथ आश्रम लेके आ गया। तुम्हारे बिरयानी की टेस्ट बहुत अच्छी है, क्या तुम मेरे होटल में हर रोज़ ऐसी बिरयानी बना कर दोगे? हाँ साहब, मैं ऐसी ही बिरयानी बना कर दूंगा। ये लो मेरा कार्ड और पहले दिन का एडवांस लेकर जाना। धन्यवाद साहब, मैं कल आपके होटल में बिरयानी पहुंचा दूंगा। ऐसा कहकर रफ़ीक अपने घर चला जाता है। तभी रफ़ीक अपनी माँ से, माँ, आज मुझे बहुत अच्छा काम मिला है, तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितना खुश हूँ। क्या हुआ है बेटा, बताओगे जरा? माँ, एक बड़े होटल के मालिक ने मुझे तुम्हारे हाथ की बिरयानी की ऑर्डर दी है और हर रोज उसे ये बिरयानी उसके होटल में चाहिए। मेरे लिए और एक मौका आया है माँ आगे बढ़ने का। हाँ बेटे, मुझसे जो मदद बन पड़ेगी वो मैं करने के लिए तैयार हूँ।
माँ, इसमें मुझे तुम्हारी बहुत मदद लगेगी। मैं सीख लूँगा, मगर तुम्हें मुझे सिखाना होगा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें सिखाऊंगी और बनाकर भी दूंगी। ऐसा कहकर शबाना अपना काम करने चली जाती है। अब रफ़ीक अगले दिन बिरयानी होटल में पहुंचा देता है। तभी होटल का मालिक उसे खुद एडवांस देकर उससे हर रोज़ बिरयानी देने के लिए उसे बोलता है। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। रफ़ीक अपना दुकान संभालकर बिरयानी पहुंचाता है। अब रफ़ीक कुछ दिनों में खुद की मेहनत से एक होटल खोल देता है और उसे अच्छी तरह से चलाता है। अब रफ़ीक एक बड़ा आदमी बन गया है। उसको अब लोग उसके मटन की दुकान से नहीं बल्कि बिरयानी वाला रफ़ीक के नाम से जाना करते थे। उसके हाथ की बिरयानी इतनी अच्छी थी कि लोग उसके ही हाथ की बिरयानी खाते थे। ये सब उसके एक नेक विचार से शुरू हुआ था, इसीलिए उसे इसमें सफलता मिली। एक सुंदरपुर नाम के गांव में एक गरीब मजदूर रहा करता था जिसका नाम था शिवा। उसके घर में उसकी पत्नी रमा और एक बेटा सचिन और बेटी सोना रहती थी। शिवा जो भी कमाता था उससे उनका गुजारा हुआ करता था। एक दिन शिवा काम करते समय अचानक उसको चक्कर आकर वह गिर गया और उसे बहुत गंभीर चोट आई। इस वजह से घर में कमाने का और कोई साधन नहीं था और घर का गुजारा हो पाना भी अब मुश्किल हो गया था। एक दिन रमा शिवा से, अजी मैं क्या कह रही हूँ, मैं कुछ काम ढूंढ लेती हूँ जिससे हमारे खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। कैसे हाथ पर हाथ रखे घर पर रहूँ, घर में अनाज का दाना भी नहीं है, मुझे कुछ करना होगा। रमा, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। अगर मैं ठीक होता तो ये नौबत तुम पर कभी नहीं आती और बच्चे भी भूखे नहीं रहते। अजी आप ऐसा क्यों कह रहे हो, कुछ नहीं हुआ है आपको, आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। मैं कब तक ठीक हो जाऊंगा ये डॉक्टर भी नहीं बता रहे अभी तक। रमा, क्या होगा हमारा अब? अजी आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे, मेरा विश्वास है। और रहा हमारे खाने का सवाल, तो मैं लोगों के यहाँ झाड़ू बर्तन करके हम चारों का पेट पाल लूँगी। आप सिर्फ ठीक हो जाओ। अब मैं चलती हूँ, कहीं काम मिलता है क्या देख के आती हूँ। ऐसा कहकर रमा घर से बाहर निकलती है और काम की तलाश में एक घर में चली जाती है। वहाँ रमा दरवाजे की बेल बजाती है। तभी सामने से कोई औरत दरवाज़ा खोलती है और, कौन हो तुम, क्या चाहिए? जी मैडम जी, मैं रमा हूँ, यहाँ पास में ही रहती हूँ। मुझे काम की ज़रूरत थी, मुझे लगा आपके यहाँ मुझे काम मिल जाएगा, इसीलिए मैंने दरवाज़ा ठोका। क्या क्या काम करती हो तुम? झाड़ू, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना सब आता है मैडम जी। आपके यहाँ जो भी काम होगा वो सब कर लूँगी। मेरे यहाँ झाड़ू और बर्तन का काम है, कर लेगी? महीने के 1000 रुपये मिलेंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा। चलेगा मैडम जी, मैं हर रोज़ इसी समय आया करूँगी और आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूँगी। ऐसा कहकर रमा अगले दिन से काम पर जाने लगती है और उस काम के साथ वह दूसरे काम भी ढूंढ लेती है और दिन भर काम करके रमा को महीने के 5000 रुपये मिला करेंगे। ये सोचकर रमा खुश होती है, मगर उससे उन चारों का गुजारा ही नहीं हो सकता था। इसीलिए रमा किसी के घर का बचा हुआ खाना भी अपने साथ लेकर आया करती थी, जिससे उसके दिन आगे निकल जाए। वह हर रोज़ किसी न किसी के घर से कुछ न कुछ लाया करती थी। जो खाना लोग फेंक देते थे वो खाना रमा घर लेकर आती थी और जो अच्छा हो वो अपने बच्चों को खिलाती थी। ऐसे ही महीना बीत गया। रमा अब अपने काम अच्छी तरह से कर रही थी, किसी की कोई भी शिकायत नहीं थी। एक दिन उसकी मालकिन रेवती ने रमा से, अरे रमा, ये कल का खाना बहुत बच गया है, क्या तुम इसे लेकर जाओगी? हाँ मालकिन, मैं इसे लेकर जाऊँगी। ऐसा कहकर रमा वह सारा खाना अपने लाए हुए थैले में अच्छी तरह से रख देती है और काम खत्म होने के बाद रमा घर चली जाती है और अपने बच्चों के साथ भरपेट खाना खाती है। वो दिन उसके लिए सबसे अच्छा दिन था। अब अगले दिन हमेशा ऐसा ही होने लगा, कुछ ना कुछ बच जाता और रमा पूछकर सब खाना अच्छी थैली में डालकर लेकर जाती थी। अब बारिश का मौसम शुरू हो गया था। रमा का काम करना शुरू ही था, मगर रमा को एक दिन काम पर जाने के लिए थोड़ी देर हो गई तो उसे सभी मालिक और मालकिन चिल्लाने लगे, मगर रेवती ने उसकी हालत देखकर उसे कुछ नहीं कहा। उसने रमा से कहा, रमा, आज तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है क्या? अच्छा नहीं लग रहा हो तो तुम छुट्टी ले सकती हो। मैडम, हम गरीबों की ऐसी किस्मत कहाँ, यहाँ काम नहीं किया तो खाने के लाले पड़ जाते हैं। ऐसा कहकर रमा काम करने में व्यस्त हो जाती है। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। रेवती उसे उसके घर की जानकारी पूछती है, मगर वह कुछ भी नहीं बताती। ये सब देख रेवती बड़ी हैरान हो जाती है। अब शिवा उठकर बैठने लगा था। अब वह लकड़ी का आधार लेकर चल रहा था, मगर वो एकदम स्वस्थ वो अब तक नहीं हुआ था। वो बच्चों की घर में देखभाल किया करता था, अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाता था और उनसे बहुत सारी बातें भी किया करता था। एक दिन रमा काम पर निकलते समय बारिश शुरू हो गई।
रमा के पास छाता न होने के कारण वह सर पर अपनी साड़ी का पल्लू लेकर काम करने के लिए निकल जाती है। जब काम पर पहुंचती है तो वह पूरी गीली हुई होती है। तभी उसका ध्यान खुद के कपड़ों पर चला जाता है। उसे अच्छा नहीं लगता। वह अपना पल्लू कंधे पर रखकर काम करना शुरू करती है। 2 घर के काम हो जाने के बाद रमा रेवती के घर जाने के लिए निकलती है। तभी रमा अपने आप से, हाय रे मेरी फूटी किस्मत, अब मुझे इस पानी से बचा ले। मेरे पास छाता खरीदने के भी पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? ऐसा कहकर एक दुकान के सहारे वह खड़ी रहती है। कुछ देर रुकने के बाद वह रेवती के यहाँ जाती है। तभी रेवती रमा को देख, अरे रमा, तुम इतनी भीगी हुई क्यों हो? अगर ऐसी ही रही तो ठंड लग जाएगी और बीमार पड़ोगी। नहीं मालकिन, मैं ठीक हूँ। अरे मेरी साड़ी पहन लो, तुम्हें ठंड नहीं लगेगी। मालकिन, आपने इतना सोचा, यही बहुत है। मैं ये नहीं ले सकती, मैं ठीक हूँ। ऐसा कहकर रमा अपना काम करने लगती है। अब काम खत्म करने के बाद रमा घर जाने लगती है। तभी रेवती उसे आवाज़ देती है, रमा तुम्हारी तनख्वाह लेकर जाओ, और ये मेरी ओर से तुम्हारे लिए। रमा देखती है तो उसमें कुछ खाने की चीज़ें होती हैं और एक छाता होता है। ये सब देख रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो रेवती से, मालकिन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, मुझे ये नहीं चाहिए। मेरी ओर से तुम्हें ये छाता और तुम्हारे बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान, और ये लो तुम्हारी तनख्वाह, पकड़ो। जी मालकिन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब चलती हूँ। ऐसा कहकर रमा अपने घर जाने लगती है। उसके पीछे पीछे आज रेवती भी चली जाती है और उसका पीछा करती है। उधर रमा को देर होने की वजह से बच्चे घर में, पिताजी, माँ कब आएगी? हमें बहुत भूख लगी है। अरे माँ आ जाएगी सोना, माँ को काम बहुत होगा इसलिए आज उसे देर हो गई होगी। रेवती रमा का पीछा करते करते वह उसके घर तक पहुंच जाती है। घर पहुंचते ही रमा अपने हाथ पांव धोकर बैग में रखा हुआ सामान खोलती है और अपने बच्चे और पति के सामने रखती है। उस सामान को देख बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं। माँ, मुझे बहुत भूख लगी थी, अच्छा हुआ तुम कुछ लेकर आई, मुझे ये बहुत पसंद है। हाँ, ये लो, मन भर कर खाओ। ये सब नज़ारा रेवती बाहर से देख रही थी। ये सब देख उसकी आंखें भर आई और वह देखती है कि रमा के घर में उसका पति पलंग पर लेटा हुआ है और उसके बच्चे घर में ही खेल रहे थे। रमा जब घर आई तो सारे बड़े खुश हुए। ये सब देख रेवती उसके घर में चली जाती है। रमा, उसकी ये आवाज़ सुनकर रमा पीछे देखती है तो रेवती पीछे खड़ी दिखाई देती है। वह उन्हें देखते ही, मालकिन, आप यहाँ आइए ना, बैठिए। रमा, तुम्हारी जिंदगी में इतने कष्ट है और तुम फिर भी चुपचाप काम करती रही। मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कुछ बताया क्यों नहीं? क्या मैं इतनी गैर हूँ? नहीं मालकिन, मैं अपने साथ आपको दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने आपको कुछ नहीं बताया। रमा, मैं तुम्हारे पति का अच्छी तरह से इलाज करूँगी और तुम्हारे बच्चों की शिक्षा का खर्च भी मैं करूँगी, तुम चिंता मत करो। ऐसा सब सुन के रमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद देती है। दीदी, आप सच में बहुत महान हैं। आप जैसी दीदी नसीब वालों को मिलती है। इतना अच्छा नसीब है मेरा, मुझे आपके वजह से दीदी मिल गई। ये सब सुन रेवती रमा को गले लगा लेती है। अब रमा और उसका परिवार खुशी खुशी रहने लगता है और रेवती की मदद से आज रमा के बच्चे स्कूल में भी जाने लगे थे और शिवा का अच्छे अस्पताल में इलाज भी हुआ था। अब शिवा स्वस्थ था और काम करने भी लगा था। इस देश में ऐसे बहुत सारे मजदूर हैं जो कि अपनी कहानी बता भी नहीं सकते मगर उन हालातों से गुजरते हैं। ये सब वास्तविकता है। भूख बहुत बड़ी होती है, पेट के लिए सब काम करने पड़ते हैं और ऐसे कितने शिवा हमारे देश में होंगे जिनके परिवार ऐसे मुसीबतों से जूझते हैं। हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि ज़िंदगी में कभी भी कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं समझना